वालेकुम। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइस्थीनिया ग्रेविस। ये एक रेयर डिजीज़ है, लेकिन अक्सर पेशेंट इसके साथ जब आते हैं तो एनेस्थीसिया में उसमें फिर डिफ़िकल्टी होती है। तो इसको जानना भी ज़रूरी है कि माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट को हम किस तरह मैनेज करेंगे और ये बेसिकली होते क्या हैं। सो बेसिकली जो माइस्थीनिया ग्रेविस है ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून का मतलब ये है कि जो हमारे बॉडी की अपनी एंटीबॉडीज़ है वो बॉडी की सेल के ऊपर एक्शन करते हैं, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर के ऊपर वो एक्ट करके उसको किल करते हैं, उसको डीनेचर करते हैं। यूजुअली तो ये होता है कि जो बाहर की फॉरेन बॉडी आ जाती है तो वो हमारे बॉडी की सेल्स को किल करते हैं, उसको ख़राब करते हैं। लेकिन ऑटो इम्यून में फिर ये होते हैं कि हमारी अपनी एंटीबॉडीज़ हमारे अपने सेल्स के ऊपर वो इफ़ेक्ट करते हैं, उसको डैमेज करते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं कि दिस इज़ द न्यूरोमस्कुलर डिजीज़। तो बेसिकली जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी वो हमारे बॉडी की अपना जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, जो नर्व और मसल के दरमियान जंक्शन बनते हैं, उसके ऊपर एक्ट करके निकोटिनिक रिसेप्टर जो वहाँ पर होते हैं उसको डैमेज करते हैं। और इसमें बेसिकली क्या होता है, वीकनेस ऑफ द स्केलेटल मसल्स होते हैं। ये जो वीकनेस होते हैं या फिटीग ऑफ द मसल होते हैं, ये एपिसोडिक होते हैं, यानी कंटिन्यूसली नहीं होती, एक ख़ास ड्यूरेशन के बाद ये आते हैं, किस्तों में होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में होते हैं, उसी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को ये डैमेज करते हैं। बेसिकली इसमें अक्सर जो है थाइमस ग्लैंड की एबनॉर्मेलिटी होती है कि उनकी थाइमस ग्लैंड जो है वो हमारे इम्यून आर्गन है, वहाँ से इम्यून सेल बनते हैं। तो थाइमस ग्लैंड में अक्सर कोई प्रॉब्लम आ जाते हैं जिसकी वजह से थाइमस ग्लैंड ऑटो एंटीबॉडीज़ जो है वो बना देते हैं, जो कि बॉडी की अपनी सेल यानी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को डैमेज करते हैं। और यूजुअली ये यंग पेशेंट में होते हैं। इसका क्लिनिकल फीचर क्या होगा, किस तरह हमें पता चलेगा कि दिस इज़ माइस्थीनिया ग्रेविस? तो साइन सिम्टम से हम पता भी लगा सकते हैं और टेस्ट भी करवा सकते हैं। तो साइन सिम्टम में आई प्रॉब्लम होगी, यानी डबल विजन होगा, जिसको हम डिप्लोपिया कहते हैं। और ड्रूपिंग ऑफ द आइज़, या तो एक आई या दोनों आई जो है वो उसकी ड्रूपिंग होगी, वो ख्वाबीदा जैसा नज़र आएगी, जिसको हम टोसिस कहते हैं। जो फेस और थ्रोट मसल हैं उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से हम सही तरह से बोल नहीं सकते। खुराक के खाने और उसको चबाने में भी प्रॉब्लम होते हैं। और जो फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ द पर्सन होते हैं वो भी सही तरह से हमें नज़र नहीं आते। हमें बाज़ औक़ात इस तरह लगते हैं कि वो हंसते हैं या रोते हैं, ठीक है, इस तरह का फेस स्ट्रक्चर जो है नज़र आते हैं। इसके अलावा जो लिम्स है, अपर लिम और लोअर लिम और नेक मसल, ये भी वीक हो जाते हैं। इसकी वजह से कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो माइस्थीनिया क्राइसिस दिस इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, एक लीथल कंडीशन है जिसमें रिस्पायरेटरी मसल जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो जब रिस्पायरेटरी मसल वीक होंगे तो बंदा एग्जॉस्ट जल्दी होगा और रिस्पायरेटरी अरेस्ट में भी जा सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको माइस्थीनिया क्राइसिस कहते हैं और दिस इज़ द वेरी सीवियर कॉम्प्लिकेशन। थाइमस ट्यूमर भी होते हैं। तकरीबन 15% लोग जिसमें माइस्थीनिया ग्रेविस होते हैं, तो उसमें से 15% लोगों की अक्सर थाइमस ग्लैंड के अंदर ट्यूमर होते हैं, तो इसलिए वो ऑटो एंटीबॉडीज़ फिर बनाते हैं। ओवर एक्टिव थायराइड या अंडर एक्टिव थायराइड भी होते हैं। अगर ओवर एक्टिव थायराइड है तो इसमें बंदे को ज़्यादा गर्मी लगेगी, हाइपरथर्मिया होगा और वेट गेन होगी, जबकि वो अंडर एक्टिव में हाइपोथर्मिया होगा और वेट लॉस होगी। न्यूरोलॉजिकली पेशेंट में क्या चेंजेस आएंगी, तो जो रिफ्लेक्सेस है उसको हम चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सेस उसकी किस तरह है। स्पेशली जो हम रिफ्लेक्स लेते हैं पेटेला की या सोल की। मसल स्ट्रेंथ देखते हैं, ठीक है, मसल स्ट्रेंथ भी देखते हैं। सेंस ऑफ टच एंड साइट, कि उसको देखते किस तरह है और टच रिसेप्टर उसके काम कर दे कि नहीं। मसल टोन, कोऑर्डिनेशन की उसकी जो वो चलते हैं या बोलते हैं तो उसकी अल्फाज और चलने में कोई कोऑर्डिनेशन है कि नहीं, या वो जो काइंड ऑफ इर्रेगुलर मोमेंट होते रहती। और बॉडी की बैलेंस किस तरह है। डायग्नोसिस हम किस तरह करेंगे, तो एक तो हम एड्रोफोनियम टेस्ट करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि एड्रोफोनियम जो है
वो हमारे पास वो एंजाइम को ब्लॉक करते हैं जो कि एसिटाइलकोलिन की ब्रेकडाउन करते हैं, जिसको हम कहते हैं एसिटाइलकोलिन एस्टीरिएज एंजाइम। ये बेसिकली उसको ब्लॉक करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी में एड्रोफोनियम टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया, ठीक है, एड्रोफोनियम टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब ये है कि एसिटाइलकोलिन एस्टीरिएज जो है वो सीक्रेट होते हैं और एसिटाइलकोलिन उसकी नॉर्मल है। तो अगर एड्रोफोनियम टेस्ट नेगेटिव आया तो इसका मतलब है कि उसमें माइस्थीनिया ग्रेविस है। आइस पैक टेस्ट करते हैं। आइस पैक टेस्ट में हम एक आइस पैक लेते हैं और उसको आई के ऊपर लगाते हैं पर 5 मिनट्स। अगर 5 मिनट्स में उसकी जो टोसिस है उसमें इम्प्रूवमेंट आई विद मोर देन 2 मिलीमीटर आर मोर, तो इसका मतलब ये है कि ये काज जो है ड्यू टू द माइस्थीनिया ग्रेविस है। अगर नहीं आई तो वो किसी और काज से होगी। इसके अलावा रिपीटिव नर्व स्टिमुलेशन, नर्व स्टिमुलेटर के थ्रू हम उसके नर्व्स को मालूम करेंगे कि वो स्टिमुलेट होते हैं या नहीं होते। अगर नहीं होते तो इसका मतलब है कि माइस्थीनिया ग्रेविस है। सिटी स्कैन करते हैं, उसमें हम थाइमस की ट्यूमर मालूम करते हैं, और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की रेस्पिरेटरी मसल तो वीक नहीं है, तो वो हम करते हैं। तो इससे हमें अंदाज़ा लगता है कि पेशेंट हैव माइस्थीनिया ग्रेविस आर नॉट। मैनेजमेंट हम किस तरह करेंगे? सो माइस्थीनिया ग्रेविस का एज सच कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। हावेवर जो उसके साइन सिम्टम हमने डिस्कस की उसको हम ट्रीट करते हैं ताकि उसकी जो सिवियरिटी है वो कम हो जाए। तो साइन सिम्टम की ट्रीट करने में हम एक कोलिन एस्टीरिएज इनहिबिटर यूज़ करते हैं, लाइक पायरोडोस्टिमीन एंड न्यूस्टिगमीन। तो पायरोडोस्टिगमीन हम 60 मिलीग्राम QID और न्यूस्टिगमीन हम 50 मिलीग्राम QID यूज़ करते हैं, यानी 4 टाइम डेली। ठीक है, लेकिन इससे ये होता है कि अक्सर हमारे पास हार्ट रेट जो है वो कम हो जाती है, तो हम इसके साथ सप्लीमेंट्री एट्रोपिन भी लगाएंगे। इसके अलावा जो उनकी इम्यून सिस्टम इसमें ख़ुद ब खुद काम करते हैं विदाउट द विल ऑफ द बॉडी इनवॉल्यूंट्री, तो इसको हमें इनहिबिट करना भी ज़रूरी है ताकि एंटीबॉडीज़ की ज़्यादा प्रोडक्शन ना हो जो ऑटो एंटीबॉडीज़ है। तो इसलिए हम स्टीराइड देते हैं, ज़्यादातर मिथाइल प्रेंडिसिलोन हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा इम्यूनोसप्रेसेंट लाइक एज़ेथोआइप्रिन, माइकोफिनोलेट, साइक्लोस्पोरिन या मेथोट्रेक्सेट, ये हम यूज़ कर सकते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट। इसके अलावा इंट्रावीनस थेरापी भी हम करते हैं। इसमें हम एक प्लाज्मा फेरेसिस कहते हैं। प्लाज्मा फेरेसिस इस तरह का प्रोसेस है जिस तरह डायलिसिस होता है। ब्लड जो है वो प्लाज्मा फेरेसिस मशीन में जाते हैं और वहाँ उसमें जो मौजूद एंटीबॉडीज़ है उसको रिमूव किया जाता है और फिर उसी ब्लड को वापस पेशेंट में ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। ये ऑनगोइंग प्रोसेस होते हैं जिस तरह डायलिसिस का होता है। इसके अलावा इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन हम यूज़ करते हैं, यानी IV हम इम्यूनोग्लोबुलिन जो एंटीबॉडीज़ हैं वो प्रोवाइड करते हैं ताकि जो नॉर्मल एंटीबॉडीज़ है उसको प्रोवाइड हो सके और जो एबनॉर्मल ऑटो एंटीबॉडीज़ है वो फिर अपना काम सप्रेस कर ले। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी हम यूज़ कर सकते हैं जो मेनली रोटेक्सिजिमेब के नाम से आते हैं, ड्रॉपलेट होते हैं जो कि हमारे पास WBC को डिप्लेट करते हैं, यानी उसको ख़त्म करते हैं ताकि इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा सा डिप्रेस हो जाए। अब एनेस्थेटिक मैनेजमेंट इस पेशेंट की क्या है? तो चूँकि हमने बात की कि इसमें रेस्पिरेटरी मसल की पैरालिसिस अक्सर होते हैं या वीक हो जाती है, तो अक्सर बंदा जो है वो ख़ुद सही तरह से सांस नहीं लेते, तो इसलिए हम उसके वेंटिलेशन को चेक करेंगे, कफ़ को चेक करेंगे कि आया वो कफ़ कर सकते हैं या कि नहीं, और सिक्रीशन को क्लियर कर सकते हैं कि नहीं। अगर हमारे पास कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मौजूद है माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट में, तो हमें सर्जरी पोस्टपोन करनी चाहिए क्योंकि इसमें सही तरह से रिस्पायरेशन नहीं होती है, और अगर इन्फेक्शन है तो वो फिर और भी प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा सीरम पोटाशियम लेवल जो है इलेक्ट्रोलाइट्स करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स में हम पोटाशियम रेंज जो है उसको नॉर्मल पे रखेंगे क्योंकि पोटाशियम जो है माइस्थीनिया ग्रेविस को और भी इन्हांस करते हैं, तो पोटाशियम जो है वो हम नॉर्मल रेंज पे रखेंगे। अगर पॉसिबल है तो हम जनरल एनेस्थीसिया को अवॉइड करें। अगर सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया या रीजनल एनेस्थीसिया पे हो सकते हैं तो हमें वो यूज़ करने चाहिए, जनरल एनेस्थीसिया नहीं यूज़ करनी चाहिए। और ड्रग्स की जो डोजेज़ है वो भी लो डोज में हम देंगे।
लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है लोकल या रीजनल एनेस्थीसिया, तो फिर हम जनरल एनेस्थीसिया यूज़ करेंगे। और इसमें हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर जो है, जो मसल रिलैक्सेंट है, एट्राक्वेरियम, सिस्टस एट्राक्वेरियम, उसको अवॉइड करेंगे अगर पॉसिबल है। लेकिन अगर सर्जरी बहुत बड़े सर्जरी है, लाइक एब्डोमिनल सर्जरी है, मेजर सर्जरी जिसमें मसल रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी होता है, तो फिर हम इसमें स्मॉल डोज ऑफ द मसल रिलैक्सेंट जो है वो यूज़ करेंगे। तो अगर मसल रिलैक्सेंट हम यूज़ करते हैं वो कम डोज में यूज़ करेंगे, और एट्राक्यूरियम जो है वो यूज़ करेंगे, एक्यूरान। क्यों? क्योंकि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो शॉर्ट होता है, तकरीबन 25 मिनट्स होता है, ताकि वो जल्दी से रिज़ॉल्व हो जाए, और उसका डोज भी हम कम यूज़ करेंगे। सक्स जो है, सक्सिनाइलकोलिन, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें मसल वीकनेस होता है और वो फर्दर मसल वीकनेस काज करते हैं, पोटाशियम लेवल भी हाई करते हैं, तो इसलिए हम सक्स को यूज़ नहीं करेंगे। मेजर सर्जरी के बाद पेशेंट जो है उसको हम इलेक्टिवली भी वेंटिलेट करेंगे, यानी उसको अक्सर हम वेंटिलेटर पर 1-2 दिन के लिए रखते हैं, ताकि उसको कोई रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम ना हो, रिस्पायरेटरी अरेस्ट में न चले जाए। इसके अलावा चेस्ट फिजियोथेरेपी भी करनी चाहिए, ताकि जो सिक्रीशन है, ठीक है, वो रिमूव करे सक्शन के थ्रू, और प्रॉपरली फिजियोथेरेपी हो जाए। अगर मसल वीकनेस मौजूद है सर्जरी के बाद, तो आप न्यूस्टिगमिन 1 to 2 मिलीग्राम, एनेट्रोपिन 0.6 to 1.2 मिलीग्राम आप दे सकते हैं। न्यूस्टिगमिन हम मसल वीकनेस ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि एट्रोपिन जो न्यूस्टिगमिन की वजह से हार्ट रेट और बीपी कम होते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।